हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा। इससे पहले हमने रोमन कॉन्स्टिट्यूशन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम बोलते हैं द ट्रेडिशनल मोनार्क मॉडल। तो आज हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। जो सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि इट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन रूल, कस्टम, कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वो लिखा हुआ नहीं है। और वो किसके ऊपर काम करता है? कस्टम, कन्वेंशन और ट्रेडिशन के ऊपर बात करता है। जो सेकंड जो पॉइंट ये कह सकते हैं, सेकंड ये है कि ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमने ट्रेडिशन नाम पहले दे दिया है, ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है। और इसको हम ये कह सकते हैं ओल्ड इज गोल्ड। और थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड में ये रेवोल्यूशंस ऑफ 1688 में जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी हुआ था, जब 1688 में जो राजा का जो मोनार्की सिस्टम था वो खत्म हुआ था, फिर पार्लियामेंट जो पावर बनी थी उसके बाद जो था डेमोक्रेसी आई थी, तो इसको रियल बर्थ कहा जाता है। और इसको मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। इसमें जो है सब मतलब एक ही सरकार जो करेगी सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल करेगी। जैसे मम्मी है वो पूरे घर पे कंट्रोल करती है, जैसे खाना बनाना, खाना पकाना, सफाई वगैरह करना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक ही बंदा जो है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर काम करेगा। और ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल में हो गया कि ये जो भी एक ऐसा अमेंडमेंट है उसके ऊपर ही काम कर सकते हैं। जैसे इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली जो हुआ था 2020 का किसान आंदोलन, जब वो अमेंडमेंट हुआ था तो उसको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि जब किसान ने जो था प्रोटेस्ट किया। तो ऐसे जो ब्रिटिश का है ये भी क्या है, ये अमेंडमेंट बिल है। इसको मतलब बदलना, कोई भी रूल्स हो तो उससे पार्लियामेंट बदल सकती है। और ये एक बाइकैमरल हो गया। बाइकैमरल हो गया कि जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस, वैसे ही जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम कह सकते हैं वहाँ पे भी दो हाउस हैं, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ पार्लियामेंट के पास होती है, वो पावर होती है जो क्या कर सके, जिसमें कॉमन लॉर्ड्स हो गए एंड क्वीन होगी। और इसमें यह है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो क्वीन लेती है। वो जो मतलब वो कौन लेता है, वो पार्लियामेंट लेती है। और राजा रानी के साथ असली पावर एमपी के पास होती है। जो सही पावर होती है वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देख सकते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव हो जाता है, लेजिस्लेटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव में आंसरेबल हो गया कि पार्लियामेंट में कैसे करना है, सरकार को कैसे चलाना है, कैसे मतलब उसके ऊपर काम करना है। जैसे देखें एक आईपीएल टीम या क्रिकेट या किसी भी टीम में देखें तो कैप्टन का मेन रोल होता है कि कैप्टन कैसे काम करेगा, कैसे एक टीम को मतलब विन की तरफ लेके जाएगा। तो वैसे ही है कि पार्लियामेंट सिस्टम में भी होता है कि एक सरकार कैसे अपनी मतलब मेजोरिटी को बदले के करेगी, उसके बाद कैसे लोगों के ऊपर काम करेगी। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं मोनार्क जो है वो एक नॉमिनल मतलब हेड होता है। इसमें जैसे देखें ये कह सकते हैं कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया था कि जो मोनार्क है सिर्फ नाम के हैं, और जो नॉमिनल हेड होते हैं तो उसमें जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो मतलब जिसके पास सही पावर होती है वो पार्लियामेंट के कह सकते हैं। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल सिंपल से ये कह सकते हैं, जैसे शादी में दूल्हा बस फोटो के लिए जाता है। जैसे शादी में जैसे शादी वगैरह होती है तो उसमें आप देख सकते हैं जब शादी होती है तो उसमें दूल्हे का क्या रोल होता है, मतलब दूल्हा सिर्फ फोटो वगैरह ये चीज़ होगी, जैसे एक फोटोग्राफर हो गया। तो उसमें ये कह सकते हैं कि नाम के लिए काम होता है, बाकी जो हेड पावर होती है वो किसके पास होती है, वो पार्लियामेंट के पास होती है। तो उसके बाद जो था कि जो अब ये चीज़ कर दी थी कि लिमिटेड मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो गया था, कि जो मोनार्की सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। अब जो था कि जो भी एडवाइस वगैरह होती थी वो कौन करता था, वो कैबिनेट स्टार्ट करती, कैबिनेट उसके ऊपर काम करती थी। जैसे उसमें ये कह सकते हैं क्वीन कोई भी डिसीजन लेती थी तो उसको कोई मतलब काम नहीं करता, जैसे मतलब ये जो भी काम लेता था वो पार्लियामेंट के हिसाब से होता था, और मोनार्की का जो रोल था वो कम हो गया था। उसके बाद जो भी चीज़ थी रूल ऑफ लॉ, जो भी अब चीज़ थी उसके ऊपर अब लॉ हो गया था, एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। इसमें जुडिशली प्रोटेक्ट राइट्स, मतलब इसमें क्या था कि हर बंदे को क्या है कि राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इंडिया का आर्टिकल 14। और उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब इसमें कोई भी रिजिड नो रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, बाद जुडिशली इंडिपेंडेंसी। इसमें ये क्या कहा गया था कि जुडिशली जो है वो पावरफुल है। और उसके बाद एक इंसान मतलब एक घर में जैसे हर कमरे में अलग अलग होते हैं, वैसे ही जो है घर का पार्ट भी एक होता है, जुडिशली को इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये कह सकते हैं कि टू पार्टी सिस्टम था, जो हम ये कह सकते हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, टू पार्टी सिस्टम था। एक का नाम था वन गोर्स
एंड वन अपोजिट जिसमें कंजर्वेटिव एंड लेबर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ पढ़ी। तो यूके और रोमन्स और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो यूट्यूब के नाम है वैसे इसी के नाम पे बेस पे, तो आप हमारे अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का पर्पज़ सिर्फ आपको स्टडीज़ मटेरियल देना है, और उसके बाद करंट अफेयर्स, और उसके बाद और भी आपको स्टडीज़ मटेरियल मिल जाएगा। अगर हम पॉलिटिकल जो हमारा सेकंड ग्रुप है, एक चैनल आगे ग्रुप में हम ये करते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि हमें इस मतलब इस चीज़ टॉपिक में प्रॉब्लम आ गई। और इसका मेन रोल ये है कि 8:30 PM पे आपको डेली क्विज़ मिलते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं कि आप उसको पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। तो आप क्या करें, जो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है दोनों ज्वाइन कर लें, और उसके बाद इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देख सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स हुआ था, 1789 में, और उसके बाद जब अमेरिका की इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, कब अमेरिका जो था, यूएसए जो था, इंडिपेंडेंट हुआ था 1776 में। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स हुआ था, 1789 में। तो आप ये कह सकते हैं 13 ईयर के बाद जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का था वो लिखा गया था, जैसे एक स्कूल की जैसे एक नोटबुक होती है उसमें लिखा जाता है, वैसे ही इसमें ये था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया था। और इसमें जो था कि 18 पेज का लिखा हुआ था, इसमें शॉर्ट था और ब्रीफ पावरफुल था। इसमें ये कह सकते थे कि एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने पॉकेट में रख के पूरी दुनिया चला सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो नेक्स्ट था इसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, मतलब एक पावरफुल है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या कहा जाता है, बॉस कहा जाता है, और प्रेसिडेंट भी उसके अंडर आता था। जो भी काम होता था वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप ये कैसे कर सकते हैं, मैं रिपीट करता हूँ। 1789 में जो था कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब हुआ, जब अमेरिका यूएसए कब डिक्लेयर हुआ था, इंडिपेंडेंस 1776 में। और ये कह सकते हैं एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और 18 पेज थे, और इसमें जो था कॉन्स्टिट्यूशन जो था सुप्रीम था। इट गेव स्ट्रक्चर लाइक स्टेट डिज़ाइन देयर ओन गवर्नमेंट। सेंटर जो फ्रेमवर्क कर दी थी उसके ऊपर काम करता है, जैसे शादी में थीम सेम हो और गेस्ट अपनी ड्रेसिंग करे। मतलब इसमें ये कहा गया था स्टेट डिज़ाइन कर दी थी कि गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट को कैसे करना है। तो इसमें ये कहा गया था कि हर स्टेट के पास दो मतलब एमपी बनते थे, दो दिए जाते थे। तो उसमें ये कहा था कि स्टेट के पार्लियामेंट चाहते थे कि मतलब वो गवर्नमेंट को कैसे यूज़ करें, कैसे चलाएंगे। ठीक है, और इसमें ये कह सकते हैं फेडरल सिस्टम से, फेडरल सिस्टम जो था इसमें ये कह सकते हैं कि इक्वल जो पावर होती है सेंटर और स्टेट में। इसमें ये कहा गया था कि दोनों स्टेट और सेंटर का था अपना अलग अलग काम था, अब वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे पापा और मम्मी का जो होता है वो अपना मतलब वो पावर होती है। जैसे मम्मी जैसे किचन वगैरह या कुछ काम होता है तो वो कर लेती है, पापा जैसे वो ड्राइंग रूम में बैठे होते। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों का क्या हो गया डिफरेंस है। फेडरल हो गया कि दोनों चीज़ों को सेपरेट करना, पावरफुल को दोनों को करना। ठीक, और इसमें ये कहा गया था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो था रिजिड हो गया कि किसी चीज़ को आप डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल से आप इस चीज़ को अमेंडमेंट कर सकते। जैसे 18 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप क्या चेंजिंग करोगे, और उसमें जो चेंजिंग थी वो मतलब रेयर केस में कुछ हो, लेकिन ऐसे मतलब चेंजिंग वहाँ पॉसिबल नहीं थी। तो उसमें ये था कि आप चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद जो पॉपुलर सॉवरेंटी थी उसमें ये कहा गया था कि पीपल के साथ में जो भी पावरफुल होगी वो पीपल डिसाइड करेंगे। पीपल ही जो लोग हैं, जो हुकूमत होगी वो पीपल के साथ लगी। जैसे जो लोग वोट्स वगैरह देंगे, जो इलेक्शन के थ्रू चलेंगे, तो जो असली ताकत होगी वो लोगों के पास होगी। और इसमें ये था कि ही स्ट्रिक्ट द पावर सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और सेपरेट की बात हुई। इसमें जो थी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर थी, जिसमें जैसे कहा गया था 3 अलग डिपार्टमेंट मतलब कहे गए थे। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि बैट्समैन का अलग रोल होता है, बॉलर का अलग रोल होता है और फील्डर का अलग रोल होता है। जैसे बैट्समैन चाहेगा कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, और फील्डर चाहेगा कि मैं इसको रन ना दे सकूँ, उसकी फील्डिंग अच्छी करूँ, और बॉलिंग को कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिले। ठीक, तो इससे क्या होगा कि एक टीम को बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही एक गवर्नमेंट को चलाने में एक मतलब पावर दी हुई है 3 डिपार्टमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी का काम कहा गया। और इसमें भी हम का काम कहें, इसमें भी दो थे बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, इसमें भी 2 पार्ट थे। जैसे में ऊपर में था
दो कॉमन लॉर्ड था, और उसके बाद वो वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है जिसका नाम कहा गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। ठीक, दोनों मिलकर बताते हैं जैसे चाहे कैसे मतलब काम करना है, कैसे उस चीज़ के ऊपर बात करें। वैसे मैंने ऊपर बोल बता दिया था कि सेनेट के अंदर जो थे, सेनेट होता है कि उसके अंदर कितने 100 मेंबर्स होते हैं, जिसमें टू पर स्टेट मतलब होता है कि 2 लोग जो होते हैं वो पर स्टेट से बनते हैं। और इसमें ये कहा गया था कि रिपब्लिक जो था वो यूज़ किया था, जो हेड है वो इलेक्टेड होता था, राजा नहीं जनता चुनती है। मतलब इसमें ये कहा गया था लोग जो थे वो मतलब इलेक्शन के थ्रू मतलब गवर्नमेंट को बनाएंगे, कैसे करेंगे। और इसमें ये था कि प्रेसिडेंट जो था वो मेन रोल अदा करता है, प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसमें ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट का भी है और गवर्नमेंट का भी, एक ही बंदा जो है वो सारे काम करेगा। ठीक, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया ना, तो इसमें ये था कि सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट सिस्टम था, इसमें प्रेसिडेंट था। इसमें प्रेसिडेंट जो था वो सब काम कर रहा है। और इसमें क्या था, ड्यूल नेशनल सिटीजनशिप, इसके ऊपर जो था स्टेट कैसे करेगी, जैसे मतलब ड्यूल स्टेट, इसमें इंडिया में ID कार्ड हो गया, एक इंडिया का और एक दिल्ली का, तो ऐसे ही समझे कि एक ही ऐसे सिटीजनशिप वहाँ पे थी, नेशनल और स्टेट की। और जुडिशली सिस्टम था, इसमें ये था कि जज साहब सबसे ऊपर उनका डिसीजन, मतलब ये था जुडिशरी सिस्टम में ये था कि जुडिशरी जो भी जज होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो क्या होगा उनका सुप्रीम मतलब पावर माननी चाहिए, उनका डिसीजन फाइनल है। और हम ये कह सकते हैं 10 अमेंडमेंट जो था बिल ऑफ राइट्स में हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें ये कहा गया था बेसिक्स राइट दिए थे गारंटी को कार्ड को। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो हमने ऊपर पढ़ा उसका कंक्लूजन कर सकते हैं। पहला हम ये कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का कन्वेंशन कब हुआ था, 15 मई से लेके 1789 पे, और जो वो बना कब था आप ये देख सकेंगे 1789 में। सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की हमने बात कर ली है। और इसमें अगर बात करेंगे किसका आइडिया था, किस थिंकर्स ने ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड किया था, तो आप उसका नाम बता सकते हैं मेंटक्यूस। उसमें ये कहा गया था सेपरेशन ऑफ पावर को अवॉइड करना है, जिसमें ये कहा गया था कि पावर अलग करो, नहीं तो राजा क्या कर जाएगा, हिटलर बन जाएगा। उसने ये कहा गया था कि पावर को राजा से हटा दो, वरना क्या होगा, राजा भी एक हिटलर की तरह जो है काम करना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि स्टेट का लॉस होगा। उसमें ये कहा गया था कि स्टेट ऑफ डिक्लेरेशन जो थी स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, जिसमें सब इक्वल की बात हुई थी 1776 में। और उसके बाद जेम्स मेडिसन से, जैसे इंडिया का हम कह सकते हैं BR अम्बेडकर, वैसे ही हम अमेरिका का क्या कह सकते हैं, कौन है फादर, उसमें ये कह सकते हैं जेम्स मेडिसन। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई, जैसे BR अम्बेडकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फादर है, तो ऐसे ही USA का जो है वो कौन है, जेम्स मेडिसन। इसमें कहा गया था कैसे मतलब जो भी 18 कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, 18 पेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें जो फादर था जिसका मेन रोल अदा था वो जेम्स का था। तो उसके बाद हम कह सकते हैं जो कब हुआ था, 14 मार्च 1789 में। मतलब ये फोर्स कब हुआ था, कब उसके ऊपर चालू हुआ था, 1789 में। उसके बाद इसके ओरिजिनल जो आर्टिकल जो स्टार्टिंग में बने थे वो कितने थे, 7 थे, और टोटल अमेंडमेंट 2002 तक कितने थे, 27 थे। और उसके बाद जो 10 अमेंडमेंट था राइट बिल ऑफ राइट, इसमें 1791 में बात की थी, इसमें जनता के बारे में बात की थी। और 27 जो था सिविल राइट प्रोटेक्शन कंटिन्यूस की बात की थी कि कैसे मतलब उस चीज़ के ऊपर काम किया था। जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन सा था, USA का। तो हमने जो उसका जेम्स की हमने बात की फादर, और फेडरलिज्म की बात की थी, जिसमें हैमिल्टन मेडिसन ने प्रमोट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। 3 लोगों ने कंपेन किया था कि कैसे हम इस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं थॉमस जो थे उन्होंने 3 नेचुरल राइट्स की बात की थी, जैसे जॉन लॉक हो गए तो इन्होंने भी 3 राइट्स की बात की। वैसे ही हम कहते हैं थॉमस ने जो थी 3 नेचुरल राइट्स की बात की थी, इसमें लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस की बात की थी। इसमें कहा गया था कि आज़ादी का हक, जीने का हक, आज़ादी और खुशी पाने का अधिकार। मतलब ये कि हर इंसान को क्या होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, खुशी में होनी चाहिए और अधिकार होना चाहिए कि वो असली क्या काम कर। और जुडिशरी रिव्यू जो था वो 1803 में हुआ था, जिसमें ये किया था कि कोर्ट ने चेक किया था कि कैसे एक डिसीजन को सही किया जा सकता है। अगर हम बात करें चार्ल्स मैक्लेलन और कार्स की, तो इसमें ये देख सकते हैं चार्ल्स जो थे 1939 में जो प्रॉब्लम हुई थी मॉडर्न वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहा गया था कि चार्ल्स ने बोला गया था कि दुनिया का असली प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को का ना होना। मतलब उन्होंने ये कहा गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ना होना है। तो उसके बाद कार्ल की बात करें तो कार्ल ने बोला गया था कि जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूशन का गुरु माना गया था, जर्मनी को मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट माना, एक्सपर्ट माना गया था। और इसका अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था पॉलिटिकल रिकॉन्स्टिट्यूशन 1946 और पॉलिटिकल पावर 1957।
अगर डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें ये कहा गया था नॉमिनेट डेवलपिंग, नॉमिनेट जो हो गए डेवलप्ड हो गए। डेवलपिंग हो गए कि जो चीज़ मतलब बन रही है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग मीन्स अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, बस ये काम चल रहा है। नॉमिनल हो गया कि नाम का मतलब, अब जैसे एशिया हो गई, अफ्रीका हो गई, ये अभी मतलब डेवलपिंग की तरफ जा रही है, ये अभी इनके ऊपर डेवलप नहीं हुआ। डेवलप हो गया कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिंपल मतलब अच्छे से काम नहीं मतलब नहीं होना, या फिर उसके ऊपर का डेवलप होना कि अच्छे से उसके ऊपर यूटिलाइज करना, उसके कंट्री के ऊपर मतलब बेनिफिट होना, कंट्री के ऊपर मतलब अच्छी इकोनॉमी होना। तो ये है कि इंडिया, हम ये कह सकते हैं कि जो भी है एशिया और अफ्रीका डेवलप है, और नॉमिनेट जैसे यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, तो वो अभी क्या है, नॉमिनेट है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, हमने ब्रिटिश का पढ़ लिया है, अब यूएसए भी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का हम देख सकते हैं कब बना था, 1789 में जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, जिसमें ये देख सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की की बात हुई थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, इसमें कॉमन पीपल्स, इसमें किस लोगों की मतलब बात हुई थी, पेजेंट की हुई थी, वर्कर्स की हुई, मिडिल क्लास ने जब क्या करते राजा इनके ऊपर मतलब इनजस्टिस कर रहे थे, तो इनइक्वालिटी हो गई थी, तब उन्होंने क्या किया था, ये वार करना स्टार्ट किया, रेवोल्यूशन कर दिया। और इसका हम इंस्पायर कह सकते हैं, वो कौन से थे, रूसो और मोंटेक्यू से। उसमें हम ये इन्होंने क्या कहा था, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फ्रीडम राइट्स की बात हुई थी 1789 में। हम ये कह सकते हैं 1776 में जो था वो वैसे जो इंडिपेंडेंट हुआ था। अगर थ्री मेन्स आइडिया की बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसमें ये क्या बात हुई थी, लिबर्टी की बात हुई थी, इक्वलिटी की बात हुई थी, और फेटर्निटी की बात हुई थी। इसमें आज़ादी की बात हुई थी, बराबरी की बात हुई, और फेटर्निटी की बात हुई थी। अगर हम रूसो की बात करें, रूसो का आपने क्या चीज़ समझी होगी, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्ले लिस्ट पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इनकी तीनों की जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या क्या चीज़ के रिलेटेड बात किए, तो आप वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा, आपका और हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये कहा गया था कि लोग क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें लोगों के साथ के कैसे हम लोग के क्या करें कि कैसे मतलब किंग जो होगा कि वो रूल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर हुकूमत करेगा, कैसे उनको प्रोटेक्ट करेगा। उनका जो फेमस कोटेशन है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज चेन। तो उसमें ये कहा गया था कि इंसान जो पैदा हुआ था तब फ्री था, लेकिन उसके बाद जब बड़ा होता रहा तो उसके बाद क्या, हर चीज़ जो है वो जकड़ी गई, उसको पकड़ता गया। जैसे एक चीज़, एक बच्चा होता है, तो अब देखो जब वो पैदा होता है तो आज़ादी से होता है, जब उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन वो हो जाती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बोलते फिर चैन की तरह वो मतलब जकड़ता रहता है, उसको जकड़ते रहते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि मैन जब पैदा होता है फ्री होता है, बाद उसके बाद चैन में हो जाता है। तो उसके बाद हम पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करें, उसने बोला गया था जो रियल पावर, जो से असली पावर होती है वो लोगों के पास होती है, ना कि रूलर्स के पास, ना कि किंग्स के पास होती है। उसकी में ये कहा गया था कि जनता ही सबसे बड़ी पावर है, की ताकत है, मतलब जनता ही डिसाइड कर सकती है कि कौन सा किंग कैसे काम करेगा। ठीक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल लिबर्टी की बात की। इसमें कहा गया था नेचुरल लिबर्टी में ये था कि सब ह्यूमन जो है नेचुरली फ्री होना चाहिए, बट सोसाइटी जो है उनको करप्ट कर देती है। जैसे कोई भी बंदा होता है तो आप उसको देखेंगे वो हमेशा जो होता है कि नेचुरली फ्री होगा, उसको ये नहीं होता कि हम किसी किस करें। लेकिन जब वो सोसाइटी में इंडल्ज हो जाता है, तो तभी तो सोसाइटी में जब इंसान इंडल्ज हो जाता है, जब उसके आ जाता है, तो उसमें अच्छे और बुरे जो होते हैं वो बन जाते हैं कि, तो स्टार्टिंग में कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, वो एक ही होता है, लेकिन जब सोसाइटी के अंडर वो चला जाता है तो वो उससे हो जाता है। तो हम उसके अगर जर्नल विल की बात करें तो उसमें ये कहा गया था इंडिविजुअल जो है वो मस्ट बी कलेक्टिव गुड्स, जो सभी का भला करे उसमें होना चाहिए। मतलब उसने ये कहा गया था कि सबका भला होना चाहिए, जिसका सबका भला होना चाहिए बस वही काम होना चाहिए। और उसके बाद हम करें, अगर हम बताएं कि उस चीज़ किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से हुए थे, जिसमें फ्रांस और यूएसए की बात हुई थी। उसमें अगर हम ट्रिक्स की बात करें, आप ट्रिक्स अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ट्रिक्स की थी SPLC। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, हम किसकी बात करें, जे रूसो की बात कर रहे हैं।
ठीक है, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, पॉपुलर की बात हो रही है, सेवरेंटी की बात हो रही है, लिबर्टेरियन की बात हो रही है और कम्युनिटी की बात हो रही है। तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स बना सकते हैं। मैं ट्रिक्स बनाता हूँ सिर्फ फर्स्ट वर्ड देके, उसको मतलब फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट का वर्ड होता है उसको मैं कर देता हूँ। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एस डाल दिया, पॉपुलर का पी डाल दिया, सेवरेंटी का एस डाल दिया, तो ऐसे ही है। तो अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे जैसे मैंने इसको किया, तो आप अपने हिसाब से भी ये कर सकते हैं। रूसो का ने मोनार्की को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया था, लेकिन उसकी सोच यही थी कि लोगों को दिमाग में एक आइडिया डालें, राजा नहीं जनता सबसे पावर है। ये हमें रूसो का पता चल गया। रूसो ये कह रहे हैं कि राजा नहीं, जनता का सबसे बड़ा होना चाहिए। और उसमें ये कहा गया था कि आज के टाइम पे जैसे जो रूसो की जो झलकियाँ, मतलब जो भी उसकी बातें की थी, जो भी झलक थी, तो उसमें आज के जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है। जैसे उसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रेम्बल्स में देख सकते हैं, वी द पीपल। तो उसमें ये कहा गया था, जैसे रूसो ने कहा गया था कि लोगों के पास जो होनी ताकत है, तो वैसे ही इंडिया के प्रेम्बल्स में जो रूसो का वर्ड्स लिखा गया है, वी द पीपल्स, मतलब उसके मतलब उसकी झलक जो है हमें दिखाई देती है। अगर मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो उसमें गार्डियंस ऑफ लिबर्टी की बात करें, अगर सबसे पहले देखा जाए कि उनकी जो बुक्स थी 1748 में जो थी वो बनी थी। उसमें जो थे अर्लीस्ट स्टडी थे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया था, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात कर रहे थे। इसमें ये कहा गया था कि चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, जो भी प्रमोट करे, जो आइडिया उनका था क्या, चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं, उसमें मॉन्ट एससीपी कर सकते हैं। इसमें ये कहता है एससीपी मीन्स हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम देखा जाए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर तो इसमें ये कहा गया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 50, उसमें जो था इनके जो आइडिया थे उनको सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के ऊपर बात की थी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा इस तवज्जो देंगे क्योंकि हमारा जो इंडिया है, तो हम उस इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया कंट्री है, तो हम उसको अच्छे से हमें समझ आ जाएगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे इंडिया का आर्टिकल 50 है, उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात हो रही है, तो उसमें ये देख सकते हैं कि कैसे इसके ऊपर उसका आइडिया था। अगर यूएसए और फ्रांस की बात करें, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, जो की सोच थी स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है मॉन्टेस्क्यूज की। अगर हम देखा जाए क्विक रिवीजन की बात करें, तो उसमें ये कहा गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की बात हो रही थी। इसमें रूसो की बात हो रही थी, मॉन्टेस्क्यूज पावर की बात हो रही थी। अगर ये आप देख सकते हैं, मैंने इस चार्ट बनाया हुआ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमने ऊपर इसको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। जो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन था वो फिफ्थ रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एस्टेब्लिश हुआ था फिफ्थ, मतलब पहले हम ये कहते हैं फिफ्थ नंबर पे ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। और जो हम ये कह सकते हैं ये कब इसका मतलब बना गया था, 4 अक्टूबर 1958 में ये एस्टेब्लिश डेट आप याद रख सकते हैं। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1958 में आप इसका याद कर सकते हैं। और इसको फ्रेम किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फ्रेम किया था। और किसकी इंस्पिरेशन थे, जनरल डी ग्रेव की। आपको दो चीज़ें का समझ आ गई होगी कि शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये फिफ्थ नंबर पे आया था, और दूसरा ये था कि 4 अक्टूबर 1958 में आया था और उसके एस्टेब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रेम हुआ था और इंस्पायर किससे हुआ था, जनरल डी गोरियत से हुआ था। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये कहा था कि मिक्स गवर्नमेंट की बात की थी, जिसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों की बात की थी, ठीक। अगर इसमें हम देखा जाए तो इसमें ये कहा गया था, इट कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट फॉर्म, द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट बट नाइदर properly nominate head of the state like India president nor all powers like USA, he is not directly elected by people। इसमें ये कहा गया था कि फ्रांस का प्रेसिडेंट इंडिया जैसा सिर्फ नाम का नहीं है और यूएसए का फुल पावर भी नहीं है। तो उसका ये था कि रियल इलेक्ट करता था, उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जैसे इसने दो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इसने कर दिया। जैसे आप देखो कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था, जो था प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के में, यूएसए में, तो उसमें ये कहा था वो ताकतवर, वो सुपर पावर, ताकतफुल था, मतलब जो भी वो डिसीजन लेता है वही करता था। अगर हम देखा जाए इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें, इंडिया के प्रेसिडेंट में जो था वो इसमें इतनी पावरफुल, मतलब नॉर पावरफुल में नहीं, एग्जीक्यूटिव में नहीं आता था। तो इसमें ये था कि ना इतना ज़्यादा ही मतलब इलेक्टेड बाय पीपल और एंजॉयड ये करता है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स करता था, ठीक। और इसकी आप बात ये कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, मिक्स ऑफ मोदी एंड मुर्मू, ठीक। फ्रांस का आप ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि दोनों का ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हम फ्रांस के
एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो क्या करते थे, डिवाइड होते थे। जो प्रेसिडेंट करता था वो क्या, आर्बिट्रेटर बिटवीन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट्स। इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी इट बिकम वेरी पावरफुल, नॉर्मली ही अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। जैसे देखिए, जैसे इंडिया का है वैसे ही इसका ये, इसमें ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में ये था कि दोनों की जो ताकतवर थी, और जो प्रेसिडेंट की ताकत तब पैदा होती जब इमरजेंसी वगैरह हो जाती थी, तो तब ये था ये पावरफुल हो जाता था। और आफ्टर मतलब जब इमरजेंसी खत्म हो जाती थी तो वो क्या करता था कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट वगैरह करता था और मीटिंग वगैरह कौंसिल मिनिस्टर के साथ काम करता था। नेक्स्ट हम देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ही डायरेक्टली ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट, ही रिस्पॉन्सिबल नेशनल डिफेंस, ही इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव लॉ, ही डिस्ट्रीब्यूट रूल्स ऑफ रिपब्लिक्स बट वेन एवर नेसेसरी ही कैन डेलीगेट सर्टेन ऑफ। इसमें ये कहा गया था पीएम गवर्नमेंट को काम डेली काम देखता है, डिफेंस और लॉ इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदार होती है, ज़रूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट का काम भी संभालता है। नेक्स्ट में ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, लेकिन पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट उनको नो कॉन्फिडेंस ला सकती है, जैसे पीएम प्लस एमपी बट अनसरेबल। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं मिनिस्टर जो थे वोट नहीं दे सकते, लेकिन बाकी सब काम में पार्लियामेंट में शामिल हो सकते हैं, इसलिए सिस्टम मिक्स्ड है। दो हम देख सकते हैं ये जो फिफ्थ ये कब थी, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना हुआ था, इसमें पॉपुलर सोवरेंटी की बात हुई थी 1958 में। ये जो बना था वो फॉलो हुआ था, यूनिटरी गवर्नमेंट्स की बात हो रही थी, इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम का हुआ था। इसमें आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सबसे पावर वही मिलती है, ठीक। और रिजिड और टफ चेंज है, इसमें चेंजिंग जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। आप इसमें ये देख सकते हैं जैसे यूएसए, और इसमें क्या थी, चेंजिंग नहीं होती, रिजिड था, इसमें जो चेंजिंग का पॉसिबल था वो नहीं था। और हम ये कह सकते हैं फ्रांस फॉलो प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म, मतलब इसमें ये होता है कि सबकी बराबरी की बात करें, मतलब फ्रांस में धर्म और राज्य अलग अलग होते थे। इसमें आप ये देख रहे हैं फ्रांस में जो लोगों का दारवी चुना था वो सरकार करती थी, मतलब जो भी था एस्टेब्लिश थी वो रिपब्लिक, मतलब लोगों के हक में लोग ही जो थे वो गवर्नमेंट को मतलब करते थे, मतलब स्टार्ट करते लोग ही गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते, लोग ही गवर्नमेंट को बनाते थे। तो सोशल और पॉलिटिकल राइट्स में दिए गए मोटो में जैसे हमने बात ऊपर कर दी थी मॉन्टेक्यूस में, उसमें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात की थी, और राइट्स में प्रेम्बर्स में लिखा था। और बाइकैमरल हमने ऑलरेडी बात करी, इसमें दो होस्ट थी, जिसमें क्या कर सकते थे, असेंबली था रिपब्लिक, और सेनेट की बात हो रही थी कि कैसे उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं इंडिया यूएसए में जो कोर्ट का काम है, जैसे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन करता है, काउंसिल करता है, लास्ट से ही या नहीं डिसाइड नहीं होता। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली जैसे प्रेसिडेंट को बोथ नेशनल असेंबली सेनेट नॉमिनेट 3 मेंबर्स को करता है, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक्स। ये कौंसिल लॉ को कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन को काम करता है, और उसके बाद फ्रांस क्या करता है, स्पेशल फीचर देता है रशिया को कॉपी करने के। और उसके बाद नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जो टाइटल द एक्स 15 कर सकते हैं आप इसको, फ्रांस ईयू का संविधान किया था कि फ्रांस जो है 1992 में ईयू का हिस्सा था। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, फ्रांस जो था 1992 में था यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। चाइनीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सुप्रीम था, वो ताकतवर था। वो कब बना था, हम ये कह सकते हैं 1982 में, ठीक। और इसमें एक चेंजिंग आप ये ला सकते हैं कि इसमें यह हर 5 साल के बाद जो था उसके ऊपर रिवाइज किया जाता, उसके ऊपर देखा जाता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर मतलब रिवोक या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वो मतलब ठीक ना हो, तो उसके ऊपर ये दोबारा से मतलब उसके ऊपर काम करके दोबारा से उसके ऊपर रिफिल करते थे। उसके बाद हम ये देख सकते हैं चाइना में जो थी वो सोशलिस्ट स्टेट थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जैसे मेन रोल था, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी। इसमें ये कहा गया था कि जो लोग जो थे वो पावरफुल थे और अथॉरिटी थे वो लीडर्स की बात करते हैं। हम अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में हम ये कह सकते हैं चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट सीपीसी का मिशन था, जिसमें पावर लोगों के नाम पर लीडर्स खत्म करते। इसमें ये कहा गया था कि चाइना का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सीपीसी का जो था मिशन की बात थी, और जो पावर लोगों के नाम पर लीडर्स हैं मतलब चैंपियन, इसमें ये कहा गया था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट सीपीसी कंट्रोल में है, पब्लिक पावर दिखा के असली पावर लीडर्स के पास है। मतलब लोगों को ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि जो भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास लोगों के पास है, लेकिन इन रियलिटी जो पावर थी वो किसके पास थी, लीडर्स के पास थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था मार्क्सिज्म लेनिन और से माओ के इस रिप्लेस ओल्ड
dictatorship या polluted when with democratic dictatorships, democratic centralized पार्टी डेमोक्रेसी में। इसमें ये कह सकते हैं मार्क्स लेनिन माओ पीपल डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी को पार्टी के अंदर कंट्रोल लीडर्स के हाथ में, ये कहते थे। इसमें आइडियोलॉजी थी वो सोशलिस्ट थी, डेमोक्रेसी लीडर के हाथ में कंट्रोल। अगर इसमें ये देखते हैं गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये था कि एक पार्टी जो थी वो कंट्रोल करती थी, एनपीसी बॉडी थी जिसमें क्या था कि छोटी कमेटी डिसीजन करती थी, ठीक। और इसमें ये कह सकते हैं एनपीसी नेशनल पीपल कांग्रेस, इसमें लेजिस्लेटिव में कितने मेंबर थे 3000, और ये वर्ल्ड की मेरे हिसाब से बिग जो थी वो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली थी। आप देख लें 3000 मेंबर जिसमें हो, तो वो उसमें ये कहा था कि पीपल जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी और एग्जीक्यूटिव की बात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कब ये बना था 1982 में, और इसमें ये कहा गया था कि 5 साल के बाद उसके ऊपर देखा जाएगा। और उसके बाद ये था कि एनपीसी जो मतलब एक ही पार्टी ज़्यादा रूल करती थी, और इसमें ये कहा गया था कि लोगों के हाथ में क्या किया जाता है, मतलब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि जो भी पावर होगी लोगों के पास होगी, बट इन रियलिटी जो थी वो पावर किसके पास थी, नेता के पास थी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा गया था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो नेशनल पीपल कांग्रेस थी, उसमें 3000 जो थे मेंबर से जो ताकत रखते थे, जो दुनिया की मतलब फर्स्ट जो डेमोक्रेसी मतलब होगी जो जिसमें 3000 मेंबर्स होंगे। और इसमें यह था कि एक ही पार्टी जो है कंट्रोल करती है, बाकी एनपीसी जो थी मतलब जो लेकिन छोटी कमेटी के करती, डिसीजन वगैरह करती है और उनकी हेल्प करती थी। अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में ये कहा गया था कि जुडिशरी सोशलिस्ट है, लेकिन आपको पूरा लिखा है नहीं, कोऑपरेट गवर्नमेंट अलग। इसमें ये कहा गया था जुडिशली सपोर्ट सोशलिज्म विद सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एज द हाईएस्ट। इसमें ये कहा गया था कि जुडिशली जो सपोर्ट करी वो सोशलिस्ट की बात करी थी, जिसमें सुप्रीम पावर कोर्ट्स की बात, हाईएस्ट की बात करी थी। इसमें जो तो कोर्ट था वो हैंडल करता है करप्शन को, उसके बाद जो था उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर केस के ऊपर काम करता था, कैसे उसके ऊपर चीज़ को ठीक किया जाता था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि राइट ऑफ सिटीजन के पास क्या राइट है। इसमें ये कहा गया कि 18 साल से ऊपर बच्चे क्या होंगे वो वोट्स दे सकते हैं, जैसे इंडिया में चल रहा है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसके बाद असेंबली स्ट्राइकिंग इक्वलिटी ऑफ आर वुमेंट्स की बात की थी, अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली राइट्स एंड सिक्योरिटी। इसमें ये कहा गया था कि हर इंसान को राइट्स मिलना चाहिए, वोट्स का बोलने का आज़ाद, स्ट्राइक्स होनी चाहिए और बराबरी के लिए होनी चाहिए, वोट स्पीच सब कुछ इक्वलिटी। जैसे इंडिया में है वैसे ही उधर भी उन्होंने बोला गया है कि वोट्स मिलने चाहिए, स्ट्राइक्स होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ये चीज़ें सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप में क्या होना चाहिए, सोशलिस्ट लीडरशिप के बाद ओबे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन लॉ और आर्डर को डिफेंड करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करें, एक चेंजिंग आ गई है, मे बी ये हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले आप ये देख सकते हैं कि चाइना में क्या था कि 2 टर्म के बाद जो प्रेसिडेंट था वो चेंज हो सकता था, चेंज हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 2018 में जिनपिंग ने कि ये जो था ये चेंजिंग कर दी। अब इसने ये कर दिया, इसको रिवोक करके और अब कह दिया कि आप जितने मर्जी तक वो बन सकते हैं। अब ये जो जिनपिंग है जो प्रेसिडेंट है चाइना का, ये अनलिमिटेड बन सकता है, बन रह सकता है जब तक वो जिंदा है, जब तक वो उसके ऊपर मतलब वो कर सकते, जब तक वो खुद से डिसीजन ना ले, ठीक। अगर हम बुक्स की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं एवी डेवसी की बात हो रही है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडीज़ की बात हो रही है। इसमें कॉल्स की बात हुई, केसी की बुक्स की बात हो रही है, और जेम्स की बात हुई, एवी बार्कर की बात हो रही है। तो आप इनकी बुक्स का याद रख सकते हैं कि कैसे इसको याद करना है, मे भी एग्ज़ाम में पूछा जाए। ऐसे इस बार मुझे चांस लग रहा है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में चाइना का मतलब ये क्वेश्चन को डाल सकते हैं, या फिर 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी चाइना के रिलेटेड क्वेश्चन को डाल सकते हैं। अगर हम रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि जो सीपीसी किंग है सब कुछ कंट्रोल करता है, पार्टी सबसे बड़ी ताकत है, गवर्नमेंट मिलिट्री उसके हाथ में। मतलब ये कहा गया था कि सीपीसी सब कुछ कंट्रोल करेगी, सीपीसी मतलब किंग है, सब कुछ मतलब किंग के हाथ में। जैसे एक घर में जैसे पापा हो गए तो या मम्मा हो गए तो क्या क्या करते हैं, पूरे घर को कैसे संभालते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे लोगों से बचाते हैं। तो वैसे ही ये कह रहे थे जो किंग है वो क्या करेगा, पूरे कंट्रीज़ को बचा के रखेगा, उसको कंट्रोल कर रखेगा।
अगर हम डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि डिस्कशन अलो है, फाइन डिसीजन फाइनल, सबको मानना है सिग्नल। पार्टी में बातचीत होती है पर डिसीजन से बात फॉलो, मतलब ये है कि आप जो भी डिस्कशन होगी या पार्लियामेंट में जो भी बात होगी उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, पॉलिटिकली हो या कुछ भी, हम उससे बात करें। लेकिन जब एक चीज़ के ऊपर अमेंडमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम ये देख सकते हैं कि पीपल से मतलब लोगों के बीच में और पार्टी के में रोल में क्या था। मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि जो भी पावर्स है वो लोगों के हाथ में है, लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन इन रियलिटी हमने देखा गया था कि रोल सिर्फ पीपल को सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन जो असली पावर है वो लीडर्स के पास है। ठीक, ऐसा इंडिया में भी चलता है, आप इस चीज़ को समझे। जैसे जो भी पावर्स होती है वो बोलते हैं कि लोगों के पास है, इन रियलिटी जो पावर्स होती है वो लीडर्स के पास है। आप देखें जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो लीडर्स जब इलेक्शन से बिफोर इलेक्शन 2-3 मंथ्स कैसे लोगों के पीछे भागते हैं, कैसे लोगों के बोलते हैं हम आपके साथ ये काम करेंगे, और उसके बाद कितनी आप डिमांडें देखें कि कितनी डिमांडें मतलब बोल सकते हैं। जैसे रिसेंटली जैसे हम अपने तहसील का बोलें, यहाँ कितनी की डिमांड है कि हॉस्पिटल आएगा, यूनिवर्सिटी आएगी, ये चीज़ आएगी। बट इन रियलिटी अगर जब हमने उस चीज़ के ऊपर देखा गया, जब उनसे बात की तो वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ये जब गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट देगी तो ये चीज़ें। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि चाइना में भी ये चीज़ चल रही है कि क्या कह रहे हैं कि जो असली पावर है वो लीडर्स के हाथ में है। हम बिफोर इलेक्शन उससे बात कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो उनके तेवर अलग हो सकते हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो फ्लेक्सिबल थी, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट। मतलब इसमें यह था कि ना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से हर चीज़ जो मतलब मिल जाती थी, अगर चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग कर सकते हैं। और इसमें ये कह सकते हैं एनपीसी जो थी वो मतलब वो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी थी, जिससे क्या करते थे, हम चीज़ को काम करते थे। हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि मतलब ये था कि एग्जीक्यूटिव लॉ को कैसे करना है, पॉलिसी को कैसे, प्रीमियर के जो हाथ में ताकत थी, प्रेसिडेंट सिर्फ शान के साथ के चलाता है, कैसे उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। अगर हम जुडिशली की बात करें, जुडिशली हो गया कि कैसे एक उसके ऊपर ये कहा गया था कि जैसे जुडिशली सपोर्ट कर रही थी सोशलिज्म को, नॉट इंडिपेंडेंस लाइक वेस्टर्न कंट्री, इट ऑफ्टन टू डिस्प्यूट्स इनफॉर्मल वन पार्टी मीन्स स्ट्रिक्टली इन्फॉर्मल। इसमें ये कहा गया था नई भी पार्टी के न्यायिक पार्टी के साथ हाथ में कानून से ज़्यादा रिवायत के साथ, मतलब जुडिशली सोशलिज्म के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। इसमें ये कहा गया था कि जो भी जुडिशली काम होगा वो सोशलिज्म के बेस पे होगा, ना कि इंडिपेंडेंस। वो अपनी मर्जी से, मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। और इसमें ये कह सकते हैं कि जो राइट्स था वो फंडामेंटल राइट्स था वो लिमिटेड था। इसमें ये कहा गया था सिटीजन राइट लाइक वोटिंग स्पीच। इसमें ये कहा गया था कि जो भी चीज़ है आप बोल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक बोल सकते हैं। उसमें जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर आप कोई बंदा उसके ऊपर खिलाफ वर्जी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या कुछ के ऊपर, तो उसके ऊपर सजा बोल सकते। तो इसमें ये कहा गया था कि आपको वोटिंग का और फ्री स्पीच का जो अधिकार है वो लिमिटेड तक है। अगर आप अपनी हद करेंगे तो उसके ऊपर आपको एक्शन किया जाए। फ्रीडम और सब कुछ जो है किसके अंडर कंट्रोल होता है, किंग के कंट्रोल में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चाइना में होता है कि वो किंग ही समझ लें कि वहाँ पे मतलब एक ही बंदा जो है एक राज करता है। तो अगर हम सिटीजनशिप की ड्यूटी की बात करें तो इसमें ये कहा गया था सिटीजनशिप सपोर्ट करती है सोशल सिस्टम को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है, जो लॉयल्टी की बात हो रही है, कैसे उसको कंट्री को ऊपर डिफेंड किया जाता था। अमेंडमेंट की पावर कहा गया था कि हर 5 साल के बाद बदलती है। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो उसमें ऊपर ये कहा गया था कि सोशलिज्म सबसे ऊपर है और पार्टी के बिना कुछ नहीं चल सकता, और वन पार्टी सिस्टम है, ये आपको पता चल गया। और फाइनल डिसीजन में आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिया वही है, सेव 1982 में बना था। 5 साल के बाद ही चेंज हो सकती थी। एनपीसी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी, 3,000 मेंबर्स उसके आते थे। ये चीज़ आप फ्लेक्सिबल है। और 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था कि इसको क्या कर इनको ख़त्म कर दिया था। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके बाद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको कहीं से मिलेंगी नहीं। जैसे आप इंडियन लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या कहीं से पढ़ोगे, ये वहाँ पे चीज़ें कम मिलेंगी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बात करें, हम ये नहीं बात करें फंडामेंटल राइट्स में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या चीज़ है, हम वो चीज़ नहीं बात करें। हम सिंपल थिंकर्स की बात करेंगे, किस थिंकर्स ने क्या बोला। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 26 जो था नवंबर 1949 में जो था ये डेट ऑफ अडॉप्शन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और हम बात करें सिंस 2050 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। तो उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था, नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। अगर हम बात करें इंडियन की, तो उसमें 60 कंट्री जो थी वो 16 कंट्री से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तभी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसमें देख सकते हैं कि दिन ब दिन जो है आर्टिकल चेंज हो रहा है। अभी
देख सकते हैं 465 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो था वो यूएसए से लिया गया था। अब देखें कि जो हमने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, वहीं से इन्होंने जो इंडिया ने की कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इन्होंने चीज़ें ली हुई है। तो वन बाई हम देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ ली है। जैसे हम लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी की बात करें, उसमें हमने फ्रांस की बात की थी। उसके बाद रूल्स ऑफ लॉ की बात करें, यूके की बात की थी। प्रेम्बल्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की थी, जहाँ पे रूसो ने बोला था वी द पीपल। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशल की बात करें, वो भी यूएसए से ली है। रिपब्लिक की बात की वो भी फ्रांस से ली है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की वो भी आइलैंड से ली है। और फेडरल की बात करें वो कनाडा से ली है। और पीआईएल की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है। अब हम थिंकर्स की तरफ जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन थिंकर्स है, हम बी आर अम्बेडकर की बात करें, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो इसमें किसकी बात की थी? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात की थी। और उसके बाद ये किस बंदे से बॉरोड हुए, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, कहाँ से आइडिया था? जॉर्ज ग्रोट का नाम है, उनसे होगा। और उनकी जो स्पीच थी, ग्रेम्बर्स ऑफ एनार्की, अम्बेडकर गिव नोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अगर हम उनके कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज नॉट नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज़ कल्टिवेट, वी मस्ट रिलीज दैट पीपल हैव येट टू लर्न डेमोक्रेसी इन लर्न्स ऑन टॉप ड्रेसिंग इंडियन सॉइल विच इज डेमेंडर। इसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मोरालिटी जो है उसको कैसे नॉट नेचुरल से उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है, कैसे लोगों को पढ़ाया जाए इंडिया में, कैसे एक डेमोक्रेसी को एक अच्छा अलग अच्छे से रखा जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेवियन एस्टिन की बात हो रही है, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और उसको हमें क्या कहते हैं, उनको किस चीज़ के बारे में कहा जाता है? इंडियन फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन ड्यूटी की बात करते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने सोशल फिलासफी की बात की थी। और उसके बाद जो था ही आल्सो रिगार्डेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, हमने ऊपर पढ़ी, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहा गया था एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को उन्होंने कहा गया था सोल ऑफ जेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं तो उनमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने किस चीज़ को, किस थिंकर्स को कंसीडर किया था? नेहरू हो गए, पटेल हो गए, प्रसाद हो गए एंड आज़ाद हो गए, जिन्होंने क्या किया था? ओलोग्रेसी एग्जाम्पल की बात करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। अगर हम कहा जाए कि अस्टन को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, तो आप ये चीज़ याद कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में काम आ सकती है। तो ये चीज़ कहा गई थी सीमलेस वेब। ठीक। और ग्रेवियन अस्टिन के अपन कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज वन पार्टी बॉडी इन एशनेटिव वन पार्टी कंट्री, वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज कांग्रेस, कांग्रेस वाज इंडिया। तो इसमें ये कहा गया था वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जैसे उन्होंने इंडिया का बोला गया था कि एक ही असेंबली होनी चाहिए, कांग्रेस और कांग्रेस ही इंडिया। तो इसमें ये कहा गया था। और अगर उनके बुक्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन आया था, आप 6 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे यूजीसी नेट का, उसमें ऊपर क्वेश्चन आया था मैच दी फॉलोइंग में। उसमें क्या बोलते हैं, इंडिया का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, तो उसमें आप ये देख सकते हैं उनकी भी बुक्स आई थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप इनकी बुक्स वगैरह देख सकते हैं। एस जयशंकर जो थे ना इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर, तो वहाँ पे उनकी भी बुक्स आई थी, तो वो उनके साथ मैच की फॉलोइंग में क्वेश्चन आया, तो वहाँ पे ये भी आया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर स्टेट ऑफ नेशन 1966, और उसके बाद वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, इंडियन एक्सपीरियंस की बात की थी, और उसके बाद 2008 में बात हुई थी, जो रिटायरमेंट टाइम्स की बात हुई। हमारा जो नेक्स्ट थिंकर्स हैं, हम उसके तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है सुनील खिलनानी। तो उसमें ये कह सकते हैं सुनील खिलनानी जो थे वो प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात हिस्ट्री में की थी। और उनके क्या कह सकते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में इंडिया की जो थी उसमें ऊपर का बात की थी। और उनको जो नोटिफाइड स्कॉलर थी इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में, उनकी जो बेस्ट बुक्स थी वो कौन सी? आइडिया एंड इंडिया इन 1997। और हम ये कह सकते हैं कि वो बीबीसी रेडियो में 4 सीरियल्स टाइटल जिन्होंने इनक्रेशन, और उसके बाद इंडिया इन लाइफ्स 50 लाइफ्स, वो जो पब्लिश हुई थी बुक जो थी 2016। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ हाईलाइट कर लें। तो आप ये देखें जिस चीज़ के ऊपर मैंने मतलब बोल्ड लेटर किया हुआ है, मतलब अच्छे से किया, तो वो उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, जो ब्लैक में हाईलाइट है तो आप देख सकते हैं। और उनकी जो बुक्स पब्लिश हुई थी तो 2016 में हुई थी। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कंजर्वेटिज्म की बात करें, उनकी जो बुक्स थी आप ये देख सकते हैं 2000 में आई थी। उसके बाद
कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी 2000 में आई थी। और उसके बाद सलीम खनीजी पर मैं उन्होंने 3 चीज़ों का मेंशन किया था। सबसे पहले जो थे फॉरेन अलायंस और रूल्स की बात की, डिवाइन्स एंड हेवनली ऑर्डर की बात की थी, और डेमोक्रेटिक सोल्स और डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी की बात की थी। अगर हम देखा जाए उनके सेमिनल वर्क की बात करें तो उसमें ये कहा गया था द आइडियल ऑफ इंडियंस 1997। सुनील खनीजी आर्ग्यू कर रहे थे आफ्टर अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक इंडिया इन बिगेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक, तो हम उन अगर नेक्स्ट देखें तो केसी की बात हो रही, केसी वेयर की बात हुई है, उसमें आप ये देख सकते हैं इनमें 6 की बात हुई थी, 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन की थी, रिटन और अनरिटन की बात की थी, रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात की थी, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट की बात की थी, फेडरल और यूनिटी की बात की थी, सेपरेटर पावर और फ्यूजन पावर की बात हुई थी, रिपब्लिक और मोनार्की की बात है। अगर हम देखें क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो क्या क्राइसिस आए थे। सबसे पहला क्राइसिस ये था कि इलिटरेसी हो गई थी, उसके बाद लेक ऑफ पॉलिटिकल मेजोरिटीज हो गई थी, मेजोरिटी लोगों के ऊपर मतलब पॉलिटिकल के बारे में पता, टेररिज्म और वार की बात हो गई थी, पॉवर्टी की बात हो गई थी, नो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस की बात हो गई थी, सोशल इकोनॉमिक्स की बात हो गई थी, कोलैप्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात होगी, और पॉलिटिकल कल्चर के बाद में मतलब चेंजिंग आ गई थी। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थिंकर्स हैं आप ये देख सकते हैं, राजीव सी बगरेव। आप ऐसा अपने हिसाब से भी इसका नाम लिख सकते हैं, शायद मेरी में प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। मेरा ये मेन कंसर्न है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में आपको हर थिंकर्स के बारे में पता चल सके। आपको ये जो चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, आपको अगर करोगे तो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी, बाकी ऐसा टीचर्स इतने अच्छे से डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस थिंकर्स ने किसकी बात को है। राजीव बर्गर की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल एथिक्स की बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंडियन सेकुलरिज्म अलग वेस्टर्न मॉडल से है, और उसमें वेस्टर्न मॉडल के स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात हो रही है। उसमें इंडियन मॉडल की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल डिस्टेंस, जिसमें रिलीजन से कुछ दूरी लेकिन रिस्पेक्ट के साथ फोकस की बात करें तो उसमें प्लुरलिज्म, राइट और एथिक्स की बात हुई है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं उर्षा पटनिक, तो उसमें ये कहा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गोल डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की बात की थी, इकोनॉमिक्स इनइक्वलिटी की बात की, और रीजनल प्यूवर्स के बीच में बात की गई थी। अगर हम देखा जाए तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी थी, आई लव द पुअर डिस्पाइट टायरेंसी सोशल नॉर्म्स लिमिटिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसको, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस की बात की तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। हमने कि इलिटरेसी को आई से स्टार्ट किया है, उसके बाद एल को लेकर पॉलिटिकल मेजोरिटी की बात, टेररिज्म को सी ऐसे कर दिए। तो आप इसको पॉइंट्स ये शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं, याद कर, आप अपने हिसाब से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। हमने राजीव बर्गर की बात करी, उसके बाद माधव खोसला जो थे, तो हम उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आप अगर आप देख सकें तो अगर हम देखें राजीव की, तो हम कीवर्ड्स की बात करें, मतलब कि उनके कीवर्ड्स क्या थे। इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें जहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करें, प्लूरलिज्म एथिक्स की बात करें। अगर कीवर्ड्स की बात करें पॉलिटिक्स और एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। उसके बाद अगर कोर आइडिया की बात करें, इंडिया सेकुलरिज्म में बात हो रही है जिसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात हो रही थी, उसमें आप रेलिवेंस के देखते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर बात की थी। ठीक, अगर नेक्स्ट हम थिंकर्स की बात करें उसमें ये देख कैसे माधव की, तो उसमें ये कहा गया था कि आइडेंटिफाई लीगल मॉडर्निटी की बात की थी, जिसमें ये कहा गया था जो उनके की वर्क था इंडियन फाउंडिंग मूवमेंट्स की बात की थी। अगर उनके कोटेशन की बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी वाज बुल्ट ऑन फेथ ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनकी जो ये कहा गया था कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी बनती है वो किससे बनती है, पावर कॉन्स्टिट्यूशन रीजनिंग के। अगर रेलिवेंस की बात करें पोस्ट कॉलोनियल इंडियंस में कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी के सिम्बल्स समझने में मदद करते हैं। ठीक, अगर हम सुजीत चौधरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जिसमें फेडरलिज्म और मिनोरिटी की राइट्स की बात करें। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें आप देख सकते इंडियन फेडरल मॉडल की बात करें, कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें, और इंडियन फेडरलिज्म की बात करें। ठीक, अगर आप गौतम की बात करें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री स्पीच, जुडिशरी की बात करें, और फंड सॉक डिस्ट्रीब्यूट की बात कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर से ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट की और जुडिशरी की फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट ट्रांसफॉर्मेशन रोल्स ऑफ हाईलाइट करता है। ठीक, अगेन उसके बाद अरविंद की बात करें उसमें नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हिस्टोरिकल नॉर्म्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी की बात करें। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, नॉर्म्स एंड पॉलिटिक्स की बात करें जिसमें नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड मेकिंग द इंडियन स्टेट का रेलिवेंस की बात करें, नेहरू को अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स को समझने में मदद करता है।
निर्जिया गोपाल की बात करें तो उसमें ये कहा सिटीजन और सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, सिटीजन और डिस्कनेक्ट की बात कर रहा है, रेलिवेंस की बात कर रहा है, इसमें एक्सक्लूशन सो आइडेंटिफाइज कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर करता है। और पीबीएम की बात कर रहे हैं, प्रताप बांडो मेहता की बात करें, इसमें इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन की बात हो रही है, जिसमें पब्लिक रीजन डेमोक्रेटिक की बात है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, एग्जीक्यूटिव आवर रीच, और इसमें ये कहा गया था कि डेमोक्रेसी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट, अगर रेलिवेंस की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू कंटेम्प्रेरी चैलेंज को हाईलाइट करता है। अगर उसके बात करें तो उपरेंद्र बख्शी की, उसमें ह्यूमन राइट कन्वेंशन की बात कर रहा है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें, पीआईएल की बात कर रहा है। अगर हम इनके की वर्क्स की बात करें तो उसकी इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें, अगर कोटेशन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन बी रीड्स टेक्स्ट ऑफ सफरिंग होप। जुडिशली की बात करें, रेलिवेंस की, तो उसमें ये कहा गया था कि मार्जिनाइज्ड जो ग्रुप्स हुए थे उसको कैसे इस चीज़ के ऊपर कर रहा है, जो पिछड़े हुए ग्रुप्स को उसको कैसे प्रोटेक्ट करना और उसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे उनके ऊपर सेव करना है, कैसे एक मतलब काम के ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी या कुछ करके जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं उनको कैसे ठीक करना है। अगर हम देखेंगे ग्रेवियन स्टिंग की बात करें, नॉन इंडियन बट वेरी इन्फ्लुएंस, मतलब ये नॉन इंडियन थे, अमेरिकन के थे, और उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया था। उसमें किसकी बात की, सोशल रेवोल्यूशन की बात की थी, डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन की बात, नेशनल यूनिटी की बात की थी, और उनकी जो बुक्स थी आप ये देख सकते हैं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑलरेडी बोल दिया, वो आप कर सकते हैं, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर स्टोन्स ऑफ नेशनल वर्किंग डेमोक्रेटिक। फर्स्ट कोटेशन की बात करें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल डॉक्यूमेंट की बात करें, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस और यूनिटी की फ्रेमवर्क बताता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसी की वर्ड से चंटान्स कुछ चादरा कुछ ऐसे नाम है, तो आप इसको प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें जुडिशली और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात करें, जिसमें जुडिशली एक्टिविज्म की बात करें, बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, की वर्ड्स की बात करें तो उसमें बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट और लेजिस्लेटिव की बात कर रहा है, जिसमें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की यूके की बात करें। अगर रेलिवेंस की बात करें तो उसमें ये कैसे कोर्ट और लेजिस्लेटिव के बीच में पावर डायनेमिक्स समझने में मदद करता है। अगर हम इस चीज़ को अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स में बताएं तो कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको फर्स्ट जो लेटर है उसको आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे RMSGUNCAP, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी है। तो मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और जो टेलीग्राम का चैनल का नाम है वो पॉलिटिकल साइंस बाय शहबाज लिखी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और जो ग्रुप्स में आपको जो भी अभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे मतलब बात कर सकते हैं ग्रुप में। अगर कोई भी ऑनलाइन होगा तो एडमिन वगैरह तो आपसे रब्ता कर लेगा, आपसे बात कर लेगा। और उसके बाद मेन इसके ग्रुप का ये है कि 8:30 PM पे डेली जो होते हैं वो क्विज स्टार्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट, मतलब पेपर यूजीसी नेट के रिलेटेड होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फिलहाल अभी पेपर फर्स्ट के स्टार्ट हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं पेपर सेकंड के भी जल्दी स्टार्ट होंगे। हमने अच्छे से मतलब क्विज कर दी है, और ये जो क्विज हैं ये हर दिन लगे चलते रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसा सीन ना हो। ठीक, पर्सनली प्रॉब्लम कुछ होगी तो उसके लिए बंदा नहीं कर सकता, तो बाकी 8:30 PM पे डेली क्विज होते रहते हैं। तो आप इस चैनल को अच्छे से ग्रो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो चैनल है अच्छे से ग्रो हो पाए और हम अच्छे से वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करें और आपको समझने में भी ईजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सी यू सून। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो अच्छे से करेंगे वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप इसको अच्छे से देखें, और अच्छे से जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को अच्छे से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा चैनल जो होगा जल्दी ग्रो हो जाएगा, और जिनको इस वीडियोज़ की ज़रूरत है वो भी अच्छे से पढ़ सकें। जैसे ये वीडियो जो है लेक्चर JKPSC 10+2 लेक्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी देख सकते हैं। और फाइनली थैंक्स, हैव ए नाइस डे।